बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं आपका कृषि मित्र अनुपम तिवारी और हमारे साथी एक्सपर्ट्स आज आपका हमारे कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज से करीब एक महीना पहले आज के ही दिन हमने आपके लिए कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे एक नई पहल की शुरुआत करी थी। बात पते की लाख टके की बात पते की। पिछले रविवार हमने बात करी थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनका आजकल की फार्मिंग में या किसानी में क्या उनका योगदान होता है या क्या रोल होता है। और साथ ही नीचे जो आपको सवाल दिखाए गए हैं उनका जवाब, जो पिछली बार हमने दिखाए थे उनका जवाब हमने पिछले सोमवार से शनिवार तक दिया था। और आज जो आपको सवाल दिख रहे हैं अगले हफ्ते मतलब कल से रोज शाम को 7 बजे आप देखिएगा, एक एक करके हम इन सवालों का जवाब देंगे आपको। तो आप जैसे कई किसान भाइयों ने पिछले हफ्ते हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस नए प्रयास को जो बेशुमार प्यार दिया था, उस सब के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज भी देखिए रविवार का दिन है, शाम के बज रहे हैं 7 और हम हाजिर हैं फिर से इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, आपसे करने के लिए बात पते की। तो आज हमने जो आपने हमसे विषय बोला था, आपने कमेंट्स किए थे हमारे जो सोशल नेटवर्किंग पेजेस हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, वहां सभी जो हमारे किसान भाई हैं वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि कपास की फसल जो उन्होंने आजकल लगा रखी है उनमें उनको कीटों की और बीमारियों की समस्याएं आ रही। कीटों की समस्याएं ज्यादा आ रही, उनको बीमारियों की थोड़ी कम है। तो आज जो जो पूरी समस्या है ना भारत के किसान की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस किस जगह कौन कौन से कीटों का हमला हो रहा है और कैसे वो उनसे बचाव कर सकते हैं। ये हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपको बताएगी। तो सबसे पहले जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं। आज हमारे साथ हैं अंकित जी, मनिंदर जी, प्रियंका जी, गगन जी, अनुराग जी और आशीष जी। और एक एक करके ये बताएंगे कि इनके क्षेत्र में जो कपास की फसल लगी हुई है उनमें जो इनसे किसानों से इनका रोज का इंटरेक्शन चलता है, रोज किसान इनसे हमारे ऐप पे बात करते हैं, इनसे सवाल करते हैं। तो किस जगह पे किसानों को क्या समस्याएं आ रही हैं अपनी कपास की फसल में और उनका क्या निदान है। तो मैं शुरुआत करूंगा प्रियंका जी से। प्रियंका जी, आप बताइए आपके क्षेत्र में किसान को सबसे ज्यादा जो समस्या है, सबसे ज्यादा किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कपास की फसल में। जी अनुपम जी, महाराष्ट्र में तो अभी जो फसल ज्यादातर किसानों ने लगाई है वो कपास ही है। और उनमें ज्यादातर समस्या यही आती है कि उनमें जो फूल फूल का जो झड़ना है उसकी समस्या उनको अभी ज्यादा आती है। अच्छा, तो वहां पे फूल झड़ रहे हैं। हाँ। तो क्यों होती है, सबसे पहले तो ये बताइए समस्या वहां पे क्यों हो रही होगी। अगस्त महीने के दौरान कपास में कम फूल लगने और झड़ना विशेष रूप से दिखाई देता है, क्योंकि इस महीने में ज्यादातर बादल छाए रहते हैं और बारिश का समय रहता है। और उसके साथ साथ जो सूरज की धूप है वो उसकी तीव्रता बहुत कम रहती है। और उसके लिए इस वजह से ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है पौधों में, जो कि एक हार्मोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, वो कम हो जाता है और खेत में जल भराव की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी की जो फसल है उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसलिए पोषक तत्वों का हमें अच्छी तरीके से चयन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अभी जो किसान भाई ज्यादातर खेत में यूरिया का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो यूरिया का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसकी जगह हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट ऐसा काम करता है कि जो मिट्टी में जो अतिरिक्त नमी है उसको वो खींच लेता है, उसका शोषण करता है। तो और जो पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पोषक तत्व देने चाहिए, तो पोषक तत्व है वो पौधों तक पहुंचाने में अमोनियम सल्फेट काम करता है। उसी के साथ साथ हम अल्फा नैप्थेरिक एसिटिक एसिड है, ये 4.5 मिली प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी ये फूल गलन की समस्या है उसका हम नियंत्रण अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और इसका छिड़काव करने के बाद बोरॉन 20% 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर इसका भी छिड़काव करें। और ये जो फूल गलन की समस्या है ज्यादातर इन किसानों में ज्यादा देखी जाती है जो कपास की बुआई लेट करते हैं, मतलब जो जून के 20 तारीख के बाद में। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कपास की बुआई जल्द से जल्द करनी चाहिए, तो हम इसका नियंत्रण अच्छी तरीके से कर पाएंगे।
जी प्रियंका जी, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए आपने और काफी विस्तृत जानकारी दी कि आपके क्षेत्र में क्या परेशानी हो रही है किसान को कपास की फसल की अगर हम बात करते हैं तो। अनुराग जी, अब आप बताइए, आप भी रोज बात करते हो किसानों से, सबसे ज्यादा जो हमारा ऐप है उस पर क्या पूछ रहे हैं किसान आपके क्षेत्र के, कि क्या परेशानी आ रही है उनको कपास की फसल में? जी अनुपम जी, कपास की फसल में जो मुख्य रोग हैं उसमें है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, मोर पंजा रोग। ठीक है, यह रोग ऐसा है जिससे फसल में अगर इसका प्रकोप हो तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है अगर इसका सही समय से नियंत्रण न किया जाए। तो कपास की फसल में मोर पंजा रोग बीमारी ऐसा होता है जिसमें पत्ती की पौधे की जो ऊपरी पत्ती है उसमें मोर के पंजे के आकार के हो जाते हैं उसकी पत्तियां, और पत्तियों के बीच में नसें मोटी हो जाती है और गहरा रंग और हरा हो जाता है। किसान को करना चाहिए कि जब इस बीमारी का प्रकोप फसल में दिखे तो 3 से 4 इंच नीचे काट कर और उसको खेत से बाहर करके जमीन में गाड़ देना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 5 किलोग्राम यूरिया को 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना चाहिए। यह प्रक्रिया करीब 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार करना चाहिए, जिससे इस बीमारी को सही समय से नियंत्रित किया जा सकता है। जी अनुराग जी, तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये क्या फसल से फसल में फैलने वाली मतलब पौधे से पौधे में फैलती है, इसलिए इसको काट के अलग कर देना चाहिए? जी, तो ये जो बीमारी है इसका वेक्टर व्हाइट फ्लाई होता है। अगर किसी भी पौधे में इसका प्रकोप पहली बार देखा जाए तो किसानों को सबसे पहले उस पौधे को उखाड़ के खेत से बाहर कर देना चाहिए या जमीन में गाड़ देनी चाहिए। और उसके बाद सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोड 30 300 ml और 250 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना चाहिए, जिससे सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाता है। और ये जो बीमारी है ये एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैलती है। और इसके बाद भी अगर किसान रासायनिक दवा का उपयोग न करे तो उसके लिए वो येलो स्ट्रिकी ट्रैप, जो 1 बीघा में तकरीबन 8 से 12 येलो स्ट्रिकी ट्रैप लगते हैं, इसके लगाने से भी फसल में जो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो रहा होता है इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और उसके बाद अगर किसान चाहते हैं कि इस बीमारी का प्रकोप उनकी फसल में ना लगे तो इसके लिए खेत की समय से निराई गुड़ाई करते रहनी चाहिए। खेत में किसी भी तरह का खरपतवार का प्रकोप न हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खरपतवार होने से क्या होता है कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे यह बीमारी की फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जी अनुराग जी। अंकित जी, अब आप बताइए, आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या परेशानी आ रही है किसानों को? सबसे ज्यादा हमारे ऐप पे वो आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं कपास की खेती के बारे में? धन्यवाद अनुपम जी। किसान भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कपास में लगने वाले सफेद मक्खी की आक्रमण के बारे में। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसते हैं। यह फसल के 2 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो रस चूसने की वजह से, और दूसरा रस चूसने की वजह से पौधे कमजोर हो जाते हैं, और दूसरा पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ने से उसकी वजह से उस पर काली फफूंद उग आती है। इसकी रोकथाम के लिए 300 ml डाइमेथोएट 30% EC 250 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना उचित रहता है, जिससे इसकी रोकथाम हो जाती है। धन्यवाद। जी अंकित जी, तो आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को ये आ रही है कपास की फसल जो आजकल है उनमें। ठीक है आशीष जी, अब आप बताइए, आपका जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है, क्या परेशानी वहां पे आ रही है अभी किसानों को कपास की खेती की बात करें तो, या कौन से सवाल वो आपसे ज्यादातर पूछ रहे हैं इस संदर्भ में? जी धन्यवाद अनुपम जी। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ। और कॉटन में सर हमारे क्षेत्र में किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, एफिड एक अटैक होता है जिसका मुख्य कारण है कि नमी की अधिकता एवं असमय बारिश होती है, जो खासतौर से जुलाई और अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त और सितंबर महीने 3 महीने में इसका अटैक ज्यादातर देखा जाता है। इसमें जो होता है पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों को मुरझा जाना और पत्तियों के मिड किनारे किनारे और पीले और भूरे रंग का दाग पड़ जाता है, और जिससे जो है उनकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इससे प्लांट जो है कमजोर हो जाता है और ईल्ड में दिक्कत आती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सोइंग के पहले आप
बीज शोधन जरूर करें। बीज शोधन से हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट को आप अप्लाई करें, और नाइट्रोजन का, जैसे प्रियंका जी ने बोला कि यूरिया का लोग बहुतायत से प्रयोग कर रहे हैं, तो यूरिया और डीएपी या एनपीके जो भी हो, आप सॉइल की जांच करा के उसी हिसाब से डालें। नाइट्रोजन की अधिकता से भी ये रोग हमारे खेतों में आ जाते हैं। दूसरा पायरिपॉल है, 50% पायरिपॉल को आप जो है 250-300 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल है, नीम ऑयल को आप गर्म पानी के साथ इनिशियल स्टेज पे पत्तियों और तनों पर आप स्प्रे कर सकते हैं के लिए। तीसरा है क्रॉप रोटेशन। ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, क्रॉप रोटेशन, अगर इस वर्ष जिस खेत में आपने कॉटन लगाया उस खेत में अगर एसिड आया है, तो मेरे किसान भाइयों से ये निवेदन है कि अगले साल उस खेत में आप कॉटन लगा के दूसरी क्रॉप लगाएं। क्रॉप रोटेशन बोलते हैं जिसको, क्योंकि एक डिसीज होस्ट एंड पैथोजन का होता है। पैथोजन अपना होस्ट बना लेता है, घर बना लेता है, अगले साल आप फिर लगाएंगे तो फिर वो अटैक करेगा। तो क्रॉप रोटेशन को भी आप जरूर अपनाएं, और इससे आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जी आशीष जी। मनिंदर जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जो क्षेत्र है उसमें कपास की फसल में सबसे ज्यादा क्या किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या आपसे किसान कपास की समस्या को लेकर कौन सी बीमारी या कीट के बारे में सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल? जी अनुपम जी, आजकल जैसे बारिश का मौसम ज्यादा है, तो कपास की फसल में ज्यादातर उखेड़ा रोग, जिसे देसी भाषा में कहते हैं, और जो है इसे रूट रोट भी कहा जाता है, तो ये रोग का ज्यादा प्रकोप आजकल देखा जा रहा है। इसमें इसका मुख्य कारण ये फफूंद होता है, जिसमें पौधे के तने के पास सफेद और भूरे रंग की फफूंद की एक लेयर बन जाती है, और उसके मिट्टी के नीचे की सतह को भी अगर आप हटा के देखें तो वहां भी एक सफेद कलर की एक थ्रेड सा बन जाता है, जिसकी वजह से पौधा पहले तो मुरझाना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे तीसरे दिन तक यह पौधा पूरा सूख जाता है। और उसका कारण, जैसे पत्तियां तो साथ में लगी रहती हैं पौधे के, परंतु जो पौधा है वो मेन जड़ के साथ जो सहायक जड़ें हैं वो सारी सूख जाती हैं, और पौधा हाथ से उखाड़ने पर उखड़ जाता है। और यह ज्यादा बारिश के मौसम में, जैसे पहले तापमान थोड़ा गर्म होता है और बारिश के कारण एकदम से ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए यह अनुकूल वातावरण है इस रोग के लिए, तो उस समय यह ज्यादा फैलता है। और इसके साथ साथ अगर पत्तियां अगर फूल आने की अवस्था है, तो इस अवस्था में भी यह रोग ज्यादा फैलता है। तो इसका अगर हम निवारक उपाय करें, तो सबसे पहले हमें बीज का जो उपचार करना चाहिए वो किसी फफूंदनाशक से जरूर उपचार करना चाहिए, जैसे कार्बेंडिज्म से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पूरे बीज को उपचार करना चाहिए। और उसी के साथ साथ किसी रेसिस्टेंस क्रॉप के साथ इसका क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। हर साल बदल बदल के खेत ये आपको कपास की फसल लगानी चाहिए। और अगर हम बिजाई इसकी थोड़ा लेट करें तो भी यह रोग के आने का खतरा कम रहता है, क्योंकि यह पहले पक जाती है, जिससे ये वातावरण मीन्स उनके लिए अवेलेबल नहीं होता और ये रोग नहीं फैलता। और अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसके लिए जो केमिकल है वो है कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल, जिसकी 100 ग्राम मात्रा आप 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ड्रेंचिंग भी करनी है हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। जिस जड़ों के साथ ड्रेंचिंग करेंगे तो यह ज्यादा अच्छे से नियंत्रण हो सकेगा। और अगर खेत में एक जगह दिख जाए तो तुरंत अपने को यह उपचार शुरू करना चाहिए, क्योंकि यह तीसरे दिन तक तो काफी पूरे फील्ड में फैल जाता है। जी मनिंदर जी, अब मैं सबसे बड़ी जो चीज है वो अनुराग जी आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने सबके अपने अपने क्षेत्रों की बात करी कि किस जगह क्या प्रॉब्लम आ रही है किसानों को, कौन सा कीट उन्हें परेशान कर रहा है या कौन सा रोग परेशान कर रहा है। पर अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सवाल वो पूछा जाता है गुलाबी सुंडी के बारे में। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा है। कपास की फसल की बात करें, अगर इसका प्रकोप सबसे ज्यादा हो गया तो पूरी फसल बर्बाद कर देता है। तो सबसे पहले तो इससे बचाव के क्या तरीके हैं, अगर शुरुआती अवस्था में दिखे और प्रकोप ज्यादा हो रहा है तो किसान उसे कैसे बचेगा? जी अनुपम जी, गुलाबी सुंडी का प्रकोप कपास की फसल में प्रौढ़ अवस्था में होती है, शुरुआती अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, जब कपास की फसल में फूल और फल बनने शुरू होते हैं तब इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखा गया है कपास की फसल में।
तो किसानों को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर फसल में इस तरह के कीट अगर दिखे तो सबसे पहले उस कीट को खेत से बाहर करना चाहिए, और इसके बाद इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 100 ग्राम प्रति एकड़ पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस कीट को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। अगर किसान इस कीट को नियंत्रण नहीं करते हैं तो उनकी फसल को काफी यह कीट प्रभावित करता है, और जिससे उत्पादन में भी इसका प्रभाव दिखता है। जी अनुराग जी, गगन जी, बहुत देर से मैंने आपको इंतजार करा रखा है, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है इस शो का, आज के शो का, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं अभी। एक तो ये जो कीट और बीमारियां अटैक कर रही हैं किसान की फसलों को, ये क्यों कर रही हैं? क्या गलती कोई किसान कोई गलती करता है हर सीजन, हर बार? क्या कोई चीजें हैं जिनसे वो अनदेखी करता है? तो इससे बचने के लिए जो आप बताओगे ना, तो वो अगले साल उनको बहुत काम आएगा। इस साल तो आएगा ही, अगले साल भी बहुत काम आएगा। जी अनुपम जी, जो मेन समस्या आती है किसानों को, जैसे सभी पैनल एक्सपर्ट ने बताया अच्छे से क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर हम बात करें कि फल फूल गिरते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो अगर पानी की कमी हो जाए पौधों में, या फिर ज्यादा पानी खड़ा रहे खेत में, उसकी वजह से हो जाता है वो। या फिर अगर बैलेंस मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्व नहीं दे रहे पौधों को, पौधा अपनी खुराक पूरी नहीं बना पाता, उसकी वजह से फल फूल गिरने लग जाते हैं। और अगर पानी की कमी आती है तो उसकी वजह से दूसरे, जैसे मक्खी है, सफेद मक्खी, उसका भी प्रकोप ज्यादा होता है। और अगर खेत में पानी खड़ा रहे तो जैसे मनिंदर जी ने डिस्कस किया विल्ट रोग या उखेड़ा रोग के बारे में, उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा फैलता है अगर पानी खेत में खड़ा रहे तो। दूसरा क्या करते हैं कि फार्मर नाइट्रोजन जो है खाद, उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खेत में। उससे क्या होता है कि पौधों में रस बढ़ जाता है, ज्यादा रस हो जाता है। जो कीट होते हैं उन्हें उस पर खाना आसान हो जाता है, रस को चूसना। इसलिए फार्मर को क्या करना चाहिए कि इस्तेमाल से बचना चाहिए। और तीसरा क्या कारण होता है कि फार्मर एक ही कीटनाशक को बार बार डालता रहता है किसी कीट को नियंत्रित करने के लिए। उससे क्या होता है, जो कीटों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उस कीटनाशक के प्रति, वो कम हो जाती है, जिससे वो मरते नहीं है। तो फार्मर इससे बचने के लिए क्या कर सकता है कि जो अब डाल रहा है कीटनाशक, अगली बार कोई दूसरा कीटनाशक डाले, ताकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ना बने, रेसिस्टेंसी ना बने। तीसरा क्या है कि जो फार्मर होते हैं वो ज्यादा जहरीले कीटनाशक डालते हैं जिनके ऊपर लाल रंग का निशान होता है, रेड लेबल होता है। उससे क्या होता है, मित्र कीट मर जाते हैं, जिसके कारण कीटों का संक्रमण जो होता है वो ज्यादा होता है। और जो खेत में ज्यादा बीमारियां होती हैं, वो क्या होता है कि अगर फार्मर, एक किसान हर बार कपास लगा रहा है अपने खेत में, उससे क्या होता है, जो बीमारियों के बीज होते हैं वो खेत में पड़े रहते हैं, जिससे उनका संक्रमण ज्यादा होता है और जल्दी हो जाता है दूसरे की अपेक्षा। और अगर हमारे खेत के पास कोई ऐसा फसल लगा है जो कपास वाले कीट उस पर भी हमला करते हैं, जैसे सफेद मक्खी की बात करें या एफिड की बात करें, वो मिर्ची पे भी इफेक्ट करता है, टमाटर पे करता है, बैंगन पे करता है हमला। तो अगर वो पास में लगे हुए हैं तो उन्हें नहीं लगाना चाहिए, उसके पास कपास को नहीं लगाना चाहिए। क्या होगा कि उससे जो कीट हैं वो अपने कपास की फसल में आ जाएंगे और संक्रमण ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से ये मेन कारण है जो इन कीटों या रोगों का संक्रमण ज्यादा होता है हमारे खेत में। फार्मर को क्या करना चाहिए कि एक तो खेत से खरपतवार को हटा के रखना चाहिए। कई कीट आते हैं जो उस पे अपना रहते हैं पहले, बाद में कपास पे ट्रांसफर हो जाते हैं। उर्वरकों की ज्यादा खुराक नहीं डालनी चाहिए। खेत में मित्र कीटों को छोड़ सकते हैं जो दूसरों कीटों के ऊपर खाते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेडी बर्ड बीटल की, तो उन्हें छोड़ सकते हैं। और जो कीटनाशक एक बार डाला उसका दोबारा इस्तेमाल उसी कीट के लिए दूसरी बार नहीं करना चाहिए। जी अनुपम जी। जी गगन जी, बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपने, और मैं आशा करता हूँ जितने हमारे किसान भाई थे उन्होंने आपकी सारी बातें सुनी होंगी, तो अगली जब वो फसल लगाएंगे कपास की, वो इन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो गगन जी ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करी, उस पर हम पूरा एक शो पिछले हफ्ते, पिछले रविवार को चला चुके हैं। प्रियंका जी, अब मैं आपसे जिंक के बारे में जानना चाहता हूँ। जिंक की अगर कमी हो तो फसल में क्या लक्षण दिखाई देंगे? जिंक की कमी की वजह से पौधों में क्लोरोसिस यह समस्या पाई जाती है। क्लोरोसिस यानी ऐसा होता है कि शिराओं के बीच में जो ऊतक होते हैं वो पीले के पीले रह जाते हैं
और जो उनकी नसें होती है वो हरी रहती है। तो आप हमारे चैनल पे वो शो भी जाके देख सकते हो अगर आपसे मिस हो गया होगा तो आज हमने पूरी तरह से कपास के जो फसल है आपकी उसमें जो कीट उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, रोग जो उस पर प्रहार कर रहे हैं, उससे बचने के तरीके आपको बताए, पहले से आप क्या कर सकते हो ये समझाया, अभी जिस अवस्था में जो कीट आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए हमने ये भी बताया। बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिया हमारे कृषि एक्सपर्ट्स ने आज। मैं आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य किसान भाई जो इस वक्त इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उन्हें भी पता चले कि उनकी कपास की फसल को जो कीट नुकसान पहुंचा रही हैं, जो रोग कपास की फसल में लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, उनसे बचने का समाधान क्या हो, ये सब जानकारी उनको जल्द से जल्दी मिल जाए। तो अगले रविवार के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं पहले तो इस शो को देखने के लिए, और अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप वो टॉपिक वही होगा जो आपने हमें सुझा रखा होगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सवाल हमसे किया गया था वो सिंचाई योजना के बारे में था। तो एक तो पहले हमें बताइए कि सिंचाई योजना क्या है, भारत सरकार ने क्या योजना दी है, क्या लाभ मिलता है इससे किसानों को। धन्यवाद, नमस्कार।